हेलो गाइस, के कदर क्लासेस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करें जिससे हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए नया वीडियो ला सके। सबसे पहले आप लिखा हुआ है, आप यहाँ ठीक देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप बाय ट्री इलास्ट, यानी कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप देख लें कि निम्न में यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में अपरिमेय संख्या है, निम्न में परिमेय संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्न में शांत प्रसार कौन होगा, बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 8 का घात क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा और शून्य निकालें। 625 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहलाते हैं, 2 क्रमांक का संख्या का HCF क्या होगा, 2 क्रमांक का सम संख्या का HCF क्या होगा, एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिससे शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हो, 4 और माइनस दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस 2x माइनस 8 के मूल किस तरह निकालेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, बहुपद, घात, पद, शून्यक, रैखिक समीकरण हल मूल फार्मूला के साथ समान सूत्र है। यानी कि यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यानी कि इस साइड जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान दे बस, यहाँ जो दिखाई दे रहा है यह आपका जो टॉपिक है, यानी कि 1.1 से लेकर 5.3 तक हम आपको इसका कंसेप्ट देने वाले हैं, जिस कंसेप्ट को आप समझकर ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। और मेरा यह दावा है कि 15 क्वेश्चन जो लिखा हुआ टाइप, इस 15 टाइप में से 100 में 100% गारंटी है कि एग्जाम इस बार आ रहा है और मॉडल सेट में पूछा हुआ है। हमने क्वेश्चन को हर तरीका है चूज करके अपने से बनाया कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। और इस बार ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 लाना है। इसके लिए वीडियो को देखते रहें और बेहतर तैयारी को, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करें जिससे अच्छा नंबर ला सके। हम आते हैं सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसका कंसेप्ट देने वाले कंसेप्ट का मतलब सीधे आपके दिमाग में डाल देंगे हम कि आपको किस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या यह क्या होती है, सीधे आपके दिमाग में डाल देंगे। आप बस वीडियो को अंत तक बनाए रखें। सबसे पहले आते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या वे बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं या 9th क्लास के हैं, किसी भी क्लास के हैं, तो मेरा दावा है कि वो इस वीडियो को देखेगा, इतना सारा चीज, यह चीज आप अभी 1 घंटे के अंदर में हल करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि टॉपिक इतना सारा दिया हुआ है। अगर किसी कारणवश वीडियो पूरी नहीं बन पाती है तो क्या होगा, अगले पार्ट में हम आ सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले यहाँ समझते हैं परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये आखिर होती क्या है, कैसे चूज करें, कैसे पहचाने आइडेंटिफिकेशन ऑफ परिमेय एंड अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो। आप क्या करें, कॉपी को निकाल लें ताकि आप इतना ऑब्जेक्टिव टाइप 15 टाइप जो कंप्लीट हो जाए आज का। अभी का p/q के रूप में लिखा जाता है। यानी p/q कहने का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि p या q लिखल हो, वो क्या संख्या होगा ना कि बट्टा में लिखल होगा। बट्टा तो समझते हैं, एकदम देहाती भाषा, किसी में लिखा होगा, बट्टा में लिखा होगा। जब बट्टा में लिखा होगा तो इस तरह से होगा 2/3, 3/4। ज्यादा पढ़ने नहीं कर सकता, नहीं समझ नहीं कर सकता। 2/3 बट्टा में संख्या जो होगा ना, ऊपर में संख्या होगा। अगर ऊपर में संख्या होगा ना, एक चीज याद रखने के बाद q = नॉट 0, यानी q कहाँ है, यहाँ नीचे में 0 बट्टा में नहीं रह चाहिए, वह संख्या परिमेय संख्या होगा। अगर 2 पूछे परिमेय संख्या के लिए है, कारण कि इसके बट्टा में हम वह लिख सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट परिमेय संख्या कौन होगा, जो संख्या बट्टा में होगा, 2/3 लिखल हो, 3/4 लिखल हो, चाहे 2 लिखल हो, चाहे 7 लिखल हो, नीचे बटन में 1 अगर लिख सकते हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या होगा। केवल यह देखना है कि वहां पर q = 0 है कि नहीं। अगर q = 0 नहीं है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो होता है रूट में होगा। किसमें होगा, रूट में होगा। √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा। अब मान लीजिए √9, कुछ देखिए √9 अपरिमेय संख्या की, तो आपके दिमाग में बार बार चलेगा कि √9 जो है वह सर रूट में तो है, जब रूट में होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अभी आपने बताया, लेकिन बट ऐसा नहीं है। अब √9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, 3 होता है।
√9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आता है। अगर वर्गमूल नहीं आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल हमने पहले ही बताया कि आज आप इसके कंसेप्ट को आपके दिमाग में सीधे डाल देंगे हम। समझिए यहाँ पे वर्गमूल आता है 3 तिहाई 9, ये 2 के बदले में ना 1 मान लेते हैं, काहे कि रूट पर यहाँ पर 2 छुपा था, 3 गुना 3 2 को बदले में 1 दिन मानते हैं, यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 आ जाएगा तो बटा को बन सकते हैं, जब बटा में इसको लिख दे तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ई वाला, यानी ई वाला भी कौन होगा, परिमेय संख्या होगा। पहला चीज हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किस तरह होगा। रूट वाला होगा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा, वर्गमूल निकल जाएगा तो वह दी गई संख्या जो होगा वह संख्या अपरिमेय होगा। पहला चीज अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे, अगर समझे हो तो समझ गए होंगे। तो एक बात और समझिएगा कि अगर अपरिमेय संख्या, इसको लिख लीजिए, अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ, अगर परिमेय संख्या के साथ जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में अगर आता है तो वह पूरी दी गई संख्या जो होगी वह अपरिमेय संख्या होगी। किस तरह से, मान लीजिए यहाँ 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 जोड़ में हो गया, 2 माइनस √3 घटाव में हो गया, 2 √3 गुना में हो गया और 2 बटा √2 भाग में हो गया। यानी किसी भी तरह से अगर अपरिमेय संख्या के साथ में परिमेय संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या हो, दोनों अगर साथ में दिखाई दे, परिमेय अपरिमेय, अब प्लस लगल हो, चाहे घटाव लगल हो, चाहे माइनस लगल हो, चाहे गुना, चाहे भाग, कुछ भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी अगर परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या है तो वह दी गई पूरी संख्या जो होगी वह अपरिमेय संख्या होगी। हमने यह सबसे पहले आपको बताने का प्रयास किया। अब आते हैं कि सर मान ली कहेंगे, देखते हैं हम लोग कि 2 बटा √2 ये कौन संख्या, सर गुना में भी भाग में भी है, तो इधर परिमेय से आप तो बोलेंगे पूरा अपरिमेय होगा। नहीं मेरे भाई, इसको काट के लीजिए, √2 से √2 कटेगा, बचेगा 2 बचेगा तो 1 आ गया यहाँ पे, ये कौन संख्या हो गया, अब ये हो गया परिमेय संख्या। अब ये परिमेय हो गया यानी ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। कभी कभी इस तरह भी पूछता है कि √64 बटा √49 कौन सा रूट में है, लेकिन वर्गमूल निकालेंगे तो 8 बटा 7, 8 बटा 7 यानी कि ये परिमेय संख्या, यानी कि दी गई पूरी संख्या परिमेय संख्या। कभी कभी इस तरह से पूछेगा कि √7 बटा √49, तो √7 का √7 रहेगा, निकलेगा नहीं, 49 से निकलेगा 7 का √7 का 7 डिवाइड में है, लेकिन रूट वर्गमूल निकल नहीं रहा है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। हमने आपको सबसे पहले यहाँ बताने का प्रयास किया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अभी से अभी वीडियो को लाइक कर दें ताकि बाद में छूट न जाए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो आप क्या करें, इसको कि स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को रोककर इसको नोट कर ले। तब तक के लिए हम थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। आप फिर इसको दोबारा देख सकते हैं या क्या कर लीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। अब यहाँ पे परिमेय अपरिमेय संख्या होने के बाद जैसे ही परिमेय अपरिमेय संख्या का काम खत्म होता है तो हम आते हैं अब कि अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब जैसे ही आप परिमेय अपरिमेय संख्या बना दिए तो यहाँ पे निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ तक आपका 4 क्वेश्चन 4 टाइप खत्म हो चुका है। अब जाते हैं क्या अभाज्य संख्या क्या है। तो बात समझिएगा, अभाज्य संख्या है बहुत छोटा छोटा चीज, लेकिन यही आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर देने वाला है और ऑब्जेक्टिव का नंबर ज्यादा आएगा यानी कि आपका नंबर बेहतर से बेहतर से। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? वह ऐसी संख्या जो एक क्या क्या होना चाहिए, जो 1 से बड़ी हो। पहला चीज 1 से बड़ी, दूसरा 1 से भाग लगे, एकदम सिंपल सा बोले कि आज से दिमाग में डाल देंगे। 1 से भाग और दूसरा अपने आप से भाग, अपने आप से भाग लगे, भाग एकदम देहाती बात है। विभाजित ना पढ़ाएंगे, डिवाइड नहीं बताएंगे, सीधे भाग लग जाए। अब सीधे भाग में पूरा कट जाए, भाग देने पर ऊपर कहलाएगा अभाज्य संख्या। 1 से बड़ी हो, 1 से भाग लगे, अपने आप से भागे। इसके अलावा ये भी लिख लीजिए, इसके अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगे, किसी दूसरे से भाग न लगे। बस इतना चीज को पढ़ लिए तो अभाज्य संख्या आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि अभाज्य संख्या जो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से
भागना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा आप समझिए, किसी दूसरे संख्या से भाग लगेगा ही नहीं, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। हम आते हैं कि अभाज्य संख्या का एग्जांपल क्या हो सकता है सर जी। आप यह समझने का पाइएगा कि 5 7 3, आप पूछते हैं आपसे कि 9 भाई की नहीं, तो 9 कैसे होगा भाई? 9 तो 1 से पढ़ ठीक है, 1 से भाग लगा अपना से भाग, लेकिन इसके अलावा 3 से भी भाग लगेगा ना, 3 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 13 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। कारण कि यह इसके अलग 1 से तो बना है, 1 से भाग लगा, अपने आप से भाग लगा, लेकिन इसके अलावा दूसरे संख्या से भाग लगेगा 3 से, ये अभाज्य संख्या क्या होगा? नहीं होगा मेरे भाई। यानी कि अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। और इसको आप क्या करें, कॉपी पर नोट करते चले। और मेरा दावा है कि 1 से लेकर 5 तक के जो टॉपिक हमने रखा है, अगर इसको ध्यान से आप देख लेते हैं इस वीडियो को, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव 20 नंबर तो अभी का अभी क्लियर हो ही जाएगा। 20 से 30 नंबर का, 20 से 30 नंबर आपको इतना ऑब्जेक्टिव देने वाला है। अब आते हैं कि अभाज्य खत्म, उसका लिखा है बहुपद। आखिर बहुपद का है सर, अब बहुपद के कहानी चलता है, किसका कहानी चलेगा? बहुपद का। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या आपका ही हो गया, और जो शांत उसको भी ले लेंगे, पहले बहुपद ले लेते हैं, अब जब वो छूट गया था। अब आते हैं बहुपद। बहुपद को होता है, इसको 2 भाग में बांटा, क्या भाग में? 2 भाग में। एक घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर, पद के आधार पर। अब घात के आधार पर, पद के आधार पर, घात तो हमको समझ नहीं आता सर, तो आप लिखते हैं घात के आधार पर, पद के आधार पर, हम दोनों समझा देते हैं आपको। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। घात का क्या होता है? घात का मतलब है x पर पावर 2 हुआ ना मेरे भाई, तो इसी को कहते हैं घात। इसे घात कहते हैं घात 2। अगर लिखते x पावर 3, क्या होता है? घात इसका 3। यानी कि जिसका घात कितना हो? 1 हो, उसको रैखिक बहुपद। जिसका घात कितना हो? 2 हो, द्विघात बहुपद। जिसका घात क्या हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद। यानी कि जो बहुपद दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 8 का घात क्या है? आपसे पूछ ले इसका घात क्या है, तो आप तो बोलेगा सर घात इसका 3 भी है, घात 2 भी है। तो नहीं, इसे देखना है कि सबसे ज्यादा, यानी ऊपर पावर, घात माने पावर, सबसे ज्यादा कौन है? 2 और 3 है, दिखाई दिया, ज्यादा कौन है? 3। इसका घात क्या हो जाएगा? 3। अब बात तो समझ गए। अब देखिए, जितना घात होगा, एक बात और देखते चलिए, जितना घात की संख्या, जितना घात उतना शून्यकों की संख्या, उतना शून्यकों की संख्या। यानी कि जिसका घात ज्यादा होगा, जितना होगा, इसका घात 3 है, तो शून्य का संख्या कितना होगा? इसका 3 होगा। अगर इसी को x³ को मिटा देते हैं यहाँ पर, अब लिखते हैं 2x² प्लस x प्लस 8 का शून्य का संख्या कितना होगा? दिएगा बहुपद को शून्य की संख्या कितनी होगी? तो घात 2, तो शून्य किसका? 2। यानी कि जितना घात उतना शून्य का संख्या। अब आपने यह समझ लिया कि घात क्या होगा? एक घात वाला बहुपद कौन होगा? 2 घात। पूछ देखिए, इसका घात 1 होगा, बहुपद क्या कहलाता है? बहुपद 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो द्विघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो त्रिघात बहुपद। और लिख दे कि x² प्लस x प्लस 8, x² 2x² प्लस x प्लस 8 के शून्यकों की संख्या कितनी हो? तो यहाँ पर लिखेगा कि आपका जो घात लिखा हुआ है वह क्या है? घात आपका 2 है। जब घात 2 है, जितना घात हो उतना शून्य की संख्या, घात 2 शून्य की संख्या ही आपका 2 हो जाएगा। यानी कि शून्यकों की संख्या आप पहचान लीजिएगा और यह बता सकते हैं कि एक अगर घात उसका 1 है तो कौन सा बहुपद होगा? घात 2 है तो कौन सा बहुपद होगा? घात 3 है तो कौन सा बहुपद होगा? उसके बाद आप यहाँ तक आपका हो गया निम्न, यानी कि बहुपद x का घात क्या है, बहुपद शून्यकों की संख्या क्या है। अब आते हैं हमारे क्या कि शून्य किस प्रकार से निकालेंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते क्या है कि शांत अशांत जो आपका छूट गया था, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे शांत अशांत क्या है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको बेहतर से बेहतर
अब आते हैं कि शांत अशांत। आखिर शांत अशांत जो होता है, अगर आपको 1.3 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है कि बिना लंबी विभेदन प्रक्रिया के द्वारा बताएं कि यह दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। अब आते हैं शांत अशांत। अब क्या लिखा है कि शांत अशांत, शांत अशांत, शांत और अशांत क्या होता है? तो शांत अशांत जब भी पूछेगा तो क्या होगा कि दे देगा संख्या की 7/25, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। हम आते हैं कि शांत प्रसार किसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार शांत क्या होता है। अब आते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि दी गई संख्या के, लिख लीजिए इसको, दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। करने पर अगर अभाज्य गुणनखंड किए हैं, हर माने कौन? नीचा वाला हर, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आप लिखते हैं क्या? हर, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें क्या है? उसमें क्या आता है? 2 और 5, 2 और 5 7 7 7 7, दोनों अगर 7 7 आता है तो वह संख्या क्या होगा? दोनों संख्या 7 7 है या केवल 2, या केवल 2 या केवल 5 अगर आता है तो दी गई संख्या जो होगा वह शांत प्रसार होगी। बात समझ गए कि दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें 2 और 5 दोनों एक साथ आता है, 2 और 5 दोनों एक साथ आता है या केवल 2 केवल 5 आता है, तो दी गई संख्या क्या होगा? शांत प्रसार होगी। उसके बाद अब आप आते हैं इसको एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 13/15 तो नीचा वाला हल होता है, इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 5, 3 और 5 आ गया, यानी कि इस यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 2 और 5, 2 5 तो है नहीं, केवल 2 तो है नहीं, केवल 5 है नहीं, यानी कि ये वाला मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि यह दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए एक लिखे थे क्वेश्चन की 7/25, 7/25 यानी 25 का अभाज्य रखते हैं तो 5 गुने 5, जैसे ही 5 गुने 5 होता है तो क्या होता है कि 5 आ जाता है, केवल 5 वाला आ गया, यानी कि यह दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से शांत दशमलव, अशांत दशमलव आप यहाँ पे प्रसार बता सकते हैं। अब इसके बाद यानी अगर शांत प्रसार अशांत प्रसार को जांचने के लिए ठीक यही करना है। करना क्या है कि दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने में अगर 2 और 5 साथ साथ आ गया, या केवल 2 या केवल 5, और इसके अलावा कोई भी संख्या अगर साथ में आती है तो वह दशमलव प्रसार अशांत होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में कि आपको दिया कि बहुपद x² शून्य अल्फा मिला है। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, क्यों? कारण कि 1.1 से 5.3 तक जाने के लिए थोड़ा लंबा सफर करना ही पड़ता है। लंबा सफर जब होगा तब आपका जाकर नंबर बेहतर से बेहतर आ सकता है। अब क्वेश्चन ये कि x², ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाए? x² - 2x - 8। सबसे पहले आते हैं कि इसका शून्य को हम किस प्रकार से निकालेंगे। हमने लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप बाय ट्रिक इन लास्ट, लेकिन साथ साथ ले चलते हैं, कारण कि बाद में क्या सोचेगा कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप बाय ट्रिक इन लास्ट लिख दिए, यानी कि बाद में बताइएगा, कहीं ना बताइएगा, भूल गए तब ऐसा होता है, भाई भूल गए तो नहीं बताइएगा, लिख दिए। हम लोग उसी के कारण इस वीडियो को देखते जा रहे हैं, देखते आप ठीक बता ही नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी जरूरी है, इसलिए हमने पहले ही बोला था कि आपके दिमाग में सीधे डाल देंगे आज हम, कारण कि आप ही के लिए यह वीडियो बनाकर हम लाते हैं और आपको समझ में ना आए तो बताने से क्या फायदा। आ गया x², इसका गुणनखंड करके आप शून्य निकालते हैं ना, लेकिन आज हम वो नहीं
बाई ट्रिक मिलाते हैं हमको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी है जो रहेगा उसको गुना करेंगे। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, 8 का मान। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 2 2 का 8। अब यहाँ पे लिखिए -4x अब प्लस 2x, तब ना यहाँ बीच वाला क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, इतना काम तो आप करते हैं, इतना काम नहीं करते, इसको लिख लेना है। अब क्या करना है कि x बराबर ये -4 है, इसको प्लस लिख लेना है। अब यहाँ पर x बराबर दूसरा ये प्लस में 2 है, तो इसको माइनस। यह आपका क्या हो गया, शून्य में निकल के रेडी हो गया। हमें विश्वास है कि यह ट्रिक आप पहली बार देख रहे होंगे। और यहाँ क्या किए, 8 को 1 से गुना किए, 8 का मान 2 से डिवाइड, 2 का 8। अब ये 4x माइनस प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पे -2x आ जाएगा, -2x आएगा तो x बराबर यहाँ माइनस में थोड़ा प्लस लिखेंगे और प्लस में था माइनस लिखेंगे। इस तरह से आपका शून्य का गया। लेकिन शून्य ही नहीं, यहाँ शून्य के साथ साथ शून्य का क्वेश्चन आपका यहाँ शून्य को तो निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि शून्य इसका अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, तब यहाँ पे शून्य का आप नहीं निकालिएगा। जब पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो आपको शून्य का निकालने की जरूरत नहीं है। वहाँ ऑब्जेक्टिव में आपको टिक लगाना है और समय का बचत करना है। हम पहले ही बोले थे कि यहाँ पे लिखे थे ऑब्जेक्टिव टाइप बाई ट्रिक लास्ट, लेकिन लास्ट नहीं। अब ये देख कार्ड हमें लगा कि आप वीडियो छोड़कर चल जाए और सोचते रहे कि सर ट्रिक नहीं बताएंगे, इसलिए हम आपको ट्रिक के साथ बात करते हैं। क्या करें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। जब सी बटा ए होता है, एक से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी स्क्वायर वाला एक्स वाला बी बाकी सी। तो सी कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 हो जाएगा -8, इसका 7 वाला लेना है, अंक के साथ वाला जो चिन्ह है ये कितना है तो 1, यानी कि इसका क्या रहेगा आंसर -8 हो जाएगा। जब भाग देगा 1 से -8 आएगा। अल्फा इंटू बीटा का भी हो गया। अब क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, तो उसी तरह अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a, माइनस b, माइनस का माइनस b कितना है -2 a कितना है तो 1, यानी कि +2 में इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मिले 1 बटा अल्फा 1 प्लस बीटा। अब आप सोचिएगा सर इसमें तो बिना अल्फा बीटा निकाले काम चलेगा नहीं, ऊपर में 1 है। जब ऊपर में 1 है तो हम किस तरह से इसको निकालेंगे, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। अब इसमें प्लस है तो फिर का जो करना होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, इसके लिए भी आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे बहुत ही समझने के बाद मेरा आया कि -b बटा सी। अब माइनस का माइनस, b कितना तो -2, c कितना तो -8, यानी कि +2 बटा 8 यहाँ पे बराबर है -2 -8 के -8, यानी इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 बटा 8। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन में माइनस यहाँ भी दिया हो तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। यह आपका आंसर सही है। अगला आता क्या कि कभी कभी आपसे पूछता क्या है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग कर देगा। जब कभी भी क्वेश्चन को लॉन्ग कर देगा कैसे करेगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको कि x³ 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकाले या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा बीटा गामा इंटू इक्वल टू में निकाला होगा। अगर यहाँ पे दे दे तो आप समझिएगा मेरे दोस्त, जब यहाँ पर 3 था, x स्क्वायर 2x प्लस 8 था तो a b c होता था, लेकिन a b c d हो जाएगा। यहाँ करते हैं हम ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। बात समझ गए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्वेश्चन आपको दे दे, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिए हम यहाँ पे और बोले क्या कि इसको ध्यान से समझिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक इसका फॉर्मूला वही होता है -b बटा a, -b बटा a, -b बटा a, -b बटा। तो अब देखिए b क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b, e वाला b हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला कितना है यहाँ पे 2 -2, a कितना तो ये यहाँ कितना है 3, यानी कि -2 बटा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा तो c बटा a, ऐसे ही c बटा a होगा तो c देखिए कहाँ है इसका e x वाला c होगा, जबकि इसमें
सी होता था ई वाला, यही अंतर होता है, ध्यान देने की बात है। सी बटा फॉर्मूला हो जाएगा सी कितना है 6 है, यानी कि 6 बटा ये कितना है यहाँ पे, ये कितना है 3 है, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा का हमने बताने का प्रयास किया। इस तरह से आप शून्य निकालिएगा, इसका शून्य निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन पूछे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो इस तरह से आप फॉर्मूला से ट्रिक बाय निकाल सकते हैं, यानी कि हमने यह क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि 625 में अभी कहां चले हम, अभी हम यही 2 नंबर वाले में चल रहे हैं, अभी आपको 3 आगे बाकी है। 6 से 25 में घात 5 का अधिकतम घात, जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या कीजिएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालिएगा। अभाज्य गुणनखंड जैसे निकालते हैं तो 5 एकम 5, 5 गुना 10 और 50 25, 5 गुना 10 और 50 25, 5 यानी कि देखिए 5 का है, यहाँ 5 लिख लीजिए। आप देखिए 5 का है 1 2 3 4, 5 का पूछा था 5 लिख लिया हम, 1 2 3 4 तो 5 और 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, घात पूछ रहा है। घात पहले ही बताते हैं कि x के ऊपर में पावर में जो होता है वह घात आता है, इसका मैं कहता हूँ क्या 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ और अब देखिए आगे कि घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। इसके आगे अभी क्वेश्चन बचा और अभी टॉपिक यहाँ पे बहुत सारा आपकी बाकी है। अब वीडियो को बस बनाए रखें थोड़ा सा, कारण कि बोर्ड को बिना मिटाए तो हो सकता नहीं है, और यहाँ पे जो बोर्ड है वह टेक्निकल बोर्ड तो है नहीं। अब आगे हम क्या क्वेश्चन में कि रैखिक युग्म समीकरण, रैखिक समीकरण हल, रैखिक समीकरण हल ये क्या होता है। अब देखिए आपके बुक में 3.1 चैप्टर से पहले आपके बुक में लिखा होगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 और A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। इससे आप परिचित है, फिर भी हमको लिखने का जरूरत क्या है कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाए और एग्जाम की रात बस इस वीडियो को देख कर जाए और एग्जाम में नंबर अच्छे से अच्छे ला सके। अब इसका क्या होता है कि प्रतिच्छेद, क्या होता है प्रतिच्छेद कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है, इस रूप में होता है तो समांतर कहलाता है, इस रूप में क्या होता है समांतर ही कहलाएगा, समांतर कहलाता है, कहता है अनेक हल, अनेक हल। जब इस तरह से A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 ये वाला हो या ये वाला हो, जिस रूप का होगा वह हल कहलाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या करता है, इसका दे देगा इक्वल टू नॉट, इस प्रकार का दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा हल है, ये 3 दे देगा, या पूछेगा संगत असंगत वाला है, या पूछेगा कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है, क्या है पूछेगा, तो इसमें से आप आपको चूज करके बता सकते हैं। हम आते हैं इसको हल करते कैसे सर, या कि A1 A2 B1 क्या होता है। आपने तो बोला था सीधे दिमाग में डाल दूंगा, अब फिर क्या हुआ, अब फिर शॉर्ट क्यों जा रहे हैं, शॉर्ट नहीं है दोस्त, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 4y बटा 6। अब दे दिया क्वेश्चन को, अब बोलेगा इसको कि किस रूप का हल है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अब ठीक पूछा कौन सा हल, प्रतिच्छेद है, अनेक है, समांतर, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, यानी ये लिखने का मैं याद किया था कि आपको याद